हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये चैप्टर हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए, यानी जितने एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। ठीक है। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल स्थल द्वारा होता था। देखो, भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था वो जल और स्थल दोनों के द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। ठीक है। प्रथम मार्ग कौन सा था? पहला मार्ग था जो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। ठीक है, यानी फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग बच्चों मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी है, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख केंद्र थे। देखो, इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में, यूरोप के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में जो वस्तुएं का वितरण होता था, उसका जो व्यापारिक केंद्र था, वितरण केंद्र था, वो वेनिस और जिनेवा प्रमुख थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं का व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी रोक दिया। ठीक है। इटली ने अपना वस्तुओं पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में जो हिस्सेदारी थी उसको इटली ने रोक दिया। 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर दिया। ठीक है, यानी 1453 में क्या हुआ था कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यम को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों ने को कुस्तुनतुनिया नगर पर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है। तो जब धक्का लगा तो उसके बाद क्या होता है? समुद्री मार्ग की खोज होती है। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। ठीक है। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। ठीक है। धन, अब धन क्या था? राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी व मसालों को के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। ठीक है। धर्म, ईसाई धर्म को दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। ध्वज क्या था? यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ठीक है। आगे क्या हुआ है? यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचकर भारत की खोज की। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः
आरंभ हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों यूरोपीय व्यापार क्या था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। ठीक है, अब भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ होने लगी। क्या हुआ? व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज़, नाविक तथा धन तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी का होना। ठीक है, सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी को अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार की पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन द्वीप पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था। ठीक है, अब बच्चों देखो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली की बात करते हैं तो 1498 में आई। अंग्रेज की बात करते हैं तो 1600 में आई। डच 1602 में आई और फ्रांसीसी 1664 में भारत आई। अब आगे चलते, आगे है कि फैक्ट्री क्या था, कोठी था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट, कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी। इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। ठीक है बच्चों, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार नहीं करने की बात तक नहीं सोची थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम और सिनचूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थलों में अपने व्यापार के प्रमुख केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भदौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। उन्होंने पाया कि सूरत में मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच, फ्रांसीसियों से मुकाबले के कारण कमज़ोर पड़ गई। कुछ समय बाद तक किसी एक का भारत के व्यापार पर एकाधिकार नहीं जम सका। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा NCERT था, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे SSC रेलवे पुलिस एग्ज़ाम के लिए।